Hey guys, मैं और सान अमर विदेदाद एंड यू वेलकम टू माय यूनी। वेलकम टू CS408 गाइस। आज हम करने वाले हैं लेक्चर नंबर 2 CS408 का। और आज हमारा क्या लर्निंग गोल होने वाला है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, देख लेते हैं कि क्या कुछ आज हम पढ़ रहे होंगे अपने लेक्चर 2 में। लर्निंग गोल क्या होने वाले हैं उसके लिए मैं जरा इसे स्क्रॉल डाउन कर लेता हूं। ओके, हम देख रहे होंगे सिग्निफिकेंस ऑफ HCI को और देख रहे होंगे कि क्या इम्पैक्ट पड़ा है कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का ह्यूमंस पर और क्या रीजन रहे हैं इन इफेक्ट्स के। देख रहे होंगे कि क्या नेचर है ह्यूमंस की और कंप्यूटर्स की। अंडरस्टैंड करेंगे पैराडॉक्स ऑफ कंप्यूटिंग फिनोमिना को और डिफरेंस देख रहे होंगे HCI और SE यानी कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के बिटवीन। डेफिनेशन है HCI की। प्रीवियस लेक्चर में मैं बता चुका हूं HCI की डेफिनेशन के बारे में, फॉर्मल डेफिनेशन भी मैं बता चुका हूं। जिन्होंने वो लेक्चर नहीं देखा तो प्लीज उस लेक्चर को एक बार जरूर देख लीजिए, क्योंकि आने वाले जितने भी लेक्चर्स में अगर कोई चीज रिपीट होगी तो ऑफ कोर्स मैं दोबारा से उसकी डिटेल में नहीं जाने वाला। तो यहाँ पर HCI की डेफिनेशन को छोड़ते हुए आगे की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि HCI की डेफिनेशन मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। तो यहाँ पर देखते हैं रीजंस ऑफ नॉन ब्राइट एस्पेक्ट्स। लास्ट लेक्चर में गाइस इस बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं कि किस तरह से पायलट ने एक रॉन्ग नेविगेशन बटन को प्रेस कर दिया था और रोजो की जगह रोमियो जो है उन्होंने सिलेक्ट कर लिया, और जो है उन्हें नहीं मालूम था कि किस आगे उनके साथ क्या होने वाला है। और फाइनली होता क्या है, गलत नेविगेशन बटन को प्रेस करने की वजह से वहां पर एक एक्सीडेंट हो जाता है। उस एक्सीडेंट में काफी कीमती जानें क्या हो जाती हैं, जाया हो जाती हैं। तो अब दोबारा हम इस डिटेल में नहीं पढ़ने वाले। जिन्होंने लास्ट लेक्चर नहीं देखा वो लास्ट लेक्चर देख सकते हैं, मैंने डिस्कस किया है इसको मुकम्मल वाक्य को वहां पर डिटेल के साथ। मूव करते हैं आगे। एक जोक है जी, यहाँ पर बताया गया है हमें, जोक है कंप्यूटर इंडस्ट्री का। इस जोक के बारे में मैं आपको बता देता हूं कि क्या हुआ था। तो यहाँ पे होता क्या है, एक पायलट होता है छोटे जेट में, और वो जेट का जो पायलट होता है वो, क्योंकि जेट जो है क्लाउड्स में, बादल में जो है गुम हो जाता है, उसे रास्ता दिखाई नहीं दे रहा होता, नेविगेशन कंप्यूटर पे भी उसको पता नहीं चल रहा होता। तो वो क्या करता है, एक वायरलेस कॉल करता है। कॉल मिलती है एक माइक्रोसॉफ्ट के एक एम्प्लॉय को, और वो एम्प्लॉयर जो होता है उससे सवाल क्या करता है पायलट, और वो पायलट पूछता है कि जनाब क्या आपको पता है मैं कहाँ पर हूँ। तो वो जो माइक्रोसॉफ्ट का एम्प्लॉय होता है वो उसे बताता है कि जनाब आप जो है ज़मीन से 100 फीट की बुलंदी पर हैं। तो जो पायलट होता है वो उसे रिप्लाई देता है ओके आई गॉट इट। तो उसके बाद जो है वो बड़े ही महफूज तरीके से लैंडिंग करते हैं। लैंडिंग करने के बाद जो है जो को पायलट होता है वो पायलट से पूछता है कि आपको कैसे पता चला कि हमने कहाँ पे लैंडिंग करनी है, आपको रास्ते का कैसे पता चला। उसने कहा कि मैंने जिस बंदे से पूछा था वो माइक्रोसॉफ्ट का एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, सो उससे इतनी ही उम्मीद की जा सकती थी। लेकिन क्योंकि मुझे पता था कि सॉफ्टवेयर जो माइक्रोसॉफ्ट का जो ऑफिस है, मतलब उनके जो ऑफिस वाला टावर है, उस टावर से कितनी दूर है, तो इस वजह से वो कहता है कि मुझे डायरेक्शन का पता चल गया, मुझे जगह का पता चल गया और मैं लैंड कर गया। ठीक है, वैसे इतना कोई खास जोक नहीं था, ये फीका सा जोक था। ओके, कुछ ऐसा ही हुआ था फ्लाइट नंबर 956 जिसका हमने लास्ट लेक्चर में जिक्र किया है। तो वहां पे हुआ क्या था कि वहां पर भी जो नेविगेशन कंप्यूटर आउटपुट देता है पायलट को, पायलट नहीं समझ पाता, और इसी वजह से वहां पर क्या हो जाती है, ट्रेजेडी हो जाती है। और उस ट्रेजेडी में बहुत सी कीमती जानें ज़ाया हो रही होती हैं। यहाँ पर वो हमें बता रहे हैं कि जो कंप्यूटर्स हैं वो हमें फैक्ट्स के बारे में तो बताते हैं लेकिन उनके बारे में इन्फॉर्म नहीं कर रहे होते। सिंपल वर्डिंग में बताऊं तो जो कंप्यूटर होता है हमें जो फैक्ट्स होते हैं उनके बारे में बता रहा होता है। ठीक है, हमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा होता, या ऐसे कहूं कि हमें किसी चीज के बारे में बताता है लेकिन उसके बारे में गाइड नहीं कर रहा होता। ठीक है, कंप्यूटर ये बता सकता है कि जनाब ये आउटपुट है, लेकिन ये नहीं बताएगा कि अब आपको ये काम करना चाहिए। इस तरह से वो आपको गाइड नहीं करेगा कि आप जो है आपसे कोई मिस्टेक ना हो जाए। ठीक है,
आगे दोनों पैराग्राफ में तकरीबन वही वाली डिटेल दी हुई है। रोमियो की जगह किस तरह रोजो की जगह रोमियो किस तरह से उन्होंने सेलेक्ट किया और किस तरह वो एक्सीडेंट हुआ, वो सारी डिटेल यहाँ पर बताई गई है। और ये भी बताया गया है कि किस तरह कम्युनिकेशन में एक मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी, उस मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से वो एक्सीडेंट हुआ और प्रॉब्लम हुई। आगे की तरफ मूव करते हैं, देखते हैं कि आगे हम क्या पढ़ने वाले हैं। ओके, तब क्या हुआ जब एक BMW के अंदर iDrive नामी टूल को फर्स्ट टाइम इंस्टॉल किया गया। तो ये बात है रशिया की एक ब्रांड कार है जिसका नाम है BMW, दुनिया की महंगी तरीन कार है। उसमें इंस्टॉल किया गया iDrive नामी एक टूल। एक्चुअली ये वॉल्यूम टाइप का एक टूल था जिसको इन्होंने फ्रंट वाली दोनों सीट्स के दरमियान जो है वो इंस्टॉल कर दिया। अच्छा, इसको इंस्टॉल करने के बाद जब लोगों ने इसको यूज करने के बाद उन्होंने बहुत ज्यादा परेशानी उठाई। वो परेशानी क्यों उठाई, उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह एक्चुअली ये थी कि उस एक छोटे से टूल में इतने सारे फीचर्स उन्होंने डाल दिए कि अगर किसी शख्स को कोई एक मतलब चैनल अगर कोई अपनी पसंद का वहां पर उसने सेलेक्ट करना था तो उसे चैनल ढूंढने में भी 15 से 20 मिनट लग जाते थे और वो उसको रोटेट करता रहता जब तक उसका वो पसंदीदा चैनल नहीं आ जाता था। तो वो जो है मुसलसल उसे मूव करता रहता था। इस दौरान बहुत सारे ऑप्शंस जो है उसे लीव करने पड़ते थे, छोड़ने पड़ते थे। ठीक है, तो शुरू में तो लोगों ने इसको पसंद किया, लेकिन बाद में जब वो इससे तंग आए तो उन्होंने इसको बहुत नापसंद जो है अपनी नापसंदीदगी का इजहार किया और बाद में फिर ये जो प्रोजेक्ट था फ्लॉप भी हुआ है, आपको मैं बता रहा हूँ। ठीक है, ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं कि और क्या क्या कुछ गुण खिलाए हैं इस कंप्यूटर ने हमारी दुनिया में। सो हाँ, यहाँ पे एक और बात है। तो फिर बाद में क्या हुआ, आहिस्ता आहिस्ता जैसे डेवलपमेंट होती चली गई, फिर बाद में जो है उसकी जगह जो है वो जो एक नेविगेटर बोल रहा हूँ, एक iDrive जो इंस्टॉल की गई थी उसकी जगह कुछ LCDs टाइप की मतलब कि डिवाइसेस आ गई। वहाँ पर जो है ऑप्शंस को जो है वो सिलेक्ट करना कुछ इजी था। तो इस किस्म की डेवलपमेंट को बहुत ज़्यादा सराहा गया है। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर वो है जी यहाँ पे एक फीचर शॉक सर यही था कि क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा फीचर थे। ठीक है, और अपने पसंद की चीज को सिलेक्ट करने में बहुत ज्यादा टाइम लग रहा था। उस टाइम लगने की वजह से जो है कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ गई थी, तो इसलिए लोगों ने उसको नापसंद किया था। तो ये एक फीचर था शॉक का। ठीक है, ओके, इसके बाद हम देखते हैं कि बैड प्रोसेस कैन नॉट इम्प्रूव प्रोडक्ट। ये भी बात ठीक है, बैड जो प्रोसेस होते हैं उनसे जो प्रोडक्ट है उनमें इम्प्रूवमेंट उसमें नहीं आती, बल्कि कुछ चीज़ें तो मैनुअल ही अच्छी होती हैं। ठीक है, चीज़ें जितनी सादा रहे, जितनी मैनुअल रहे, उतनी इजी टू यूज़ होती हैं। जैसे जैसे उसमें टूल्स जो है वो इंस्टॉल आप करते जाएंगे, उसको बढ़ाते चले जाएंगे, तो आहिस्ता आहिस्ता उसकी कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो भी बढ़ती चली जाएगी। तो कभी कभार ऐसी चीज़ों से जो है हम आलसी किस्म के ह्यूमन बीइंग्स जो है वो परेशान हो जाते हैं और उन्हें डिसलाइक करते हैं, और इस तरह से काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं जनाब वाला वो फ्लॉप भी हो जाते हैं। अब बात करते हैं बैंक्स एंड कंप्यूटर। तो जब एक बैंक के साथ कंप्यूटर को इन्वॉल्व किया गया तो फिर क्या हुआ, देखें, मैंने अभी जैसे बात की है कि जब जितनी चीज़ें मैनुअल रहती हैं उतनी ज़्यादा चीज़ें इजी रहती हैं। जैसे जैसे फीचर्स बढ़ते जाते हैं, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाती है। तो जब कंप्यूटिंग को बैंक के साथ जब हम इन्वॉल्व करते हैं तो तब भी बहुत सारे हर चीज़ के बहुत से अच्छे पहलू भी होते हैं, कुछ नेगेटिव जो है उसके एस्पेक्ट्स भी हो सकते हैं। ठीक है, तो नेगेटिविटी में क्या हो सकता है जनाबे वाला यहाँ पर भी इन्होंने बताया है, लेकिन मैं ये आसान लफ्ज़ों में आपको बता देता हूँ। एक्चुअली मेरे साथ भी ऐसा हो चुका है एक दो बार ना। तो शुरू में जब एटीएम मशीन्स आई तो मुझे उनको यूज़ करना अच्छे तरीके से नहीं आता था। ठीक है, मैं उनको ऑपरेट नहीं कर पाता था। तो मेरे पास क्रेडिट कार्ड था, मैं गया और मैंने जो है ना एक क्रेडिट कार्ड को इंटर किया अपनी एटीएम मशीन में, और वहाँ पे पिन जो थी ना वो मैंने गलत इनपुट कर दी। तो वो गलत इनपुट करने की वजह से मेरा एटीएम कार्ड जो था वो फंस कर रह गया जनाबे वाला एटीएम मशीन में। और अगले दिन उससे एक दिन बाद डे आफ्टर मुझे जो है मेरा वो क्रेडिट
कार्ड मिल रहा था, तो उसमें मुझे खासी परेशानी हुई। तो ऐसा होता है कि जब जैसे जैसे जिद्दत चीज़ों में आ रही है तो ऐसे ऐसे कम्प्लेक्सिटी भी बढ़ती जा रही है, ठीक है। तो ये एक बैड एस्पेक्ट भी है। अगर हम देखें बैंक के साथ कंप्यूटिंग को जब हम इन्वॉल्व करते हैं तो इस किस्म के कॉम्प्लेक्सिटीज़ की वजह से ऐसी परेशानी है हम ह्यूमन बींग्स को, हम सादा लोगों को जो है उठानी पड़ जाती है। सो नेक्स्ट मूव करते हैं, आगे देखते हैं कि हम आगे क्या पढ़ने वाले हैं। ओके गाइज, अब बात कर रहे हैं हम ह्यूमन वर्सेस कंप्यूटर्स की, यानी कि अब हम डिफरेंस देखने वाले हैं ह्यूमंस और कंप्यूटर, यानी इंसान और मशीन और कंप्यूटर्स के दरमियान हम जो है यहाँ पर देखेंगे कि क्या डिफरेंस है। तो जो ह्यूमन बींग्स हैं वो मोस्ट इंटरेस्टिंग एंड फैसिनेटिंग स्पीशी है इस प्लेनेट की, ओके। और मोस्ट कॉम्प्लेक्स लिविंग थिंग है इस अर्थ पर, इस ज़मीन पर, ठीक है। और डाइवर्सिटी बहुत होती है इनकी नेचर के अंदर। अच्छा, तो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट भी हैं, ओके। तो आपको पता है बहुत ज़्यादा आज़ाद हैं हम अपने काम करने में, हम सोच सकते हैं, हमारे इमोशंस होते हैं, हम जो हैं ज़हीन हैं, और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें, अपने फ़ैसले लेने में हम बिल्कुल आज़ाद हैं, अपने फ़ैसले खुद कर सकते हैं बनिस्बत कंप्यूटर्स के। कंप्यूटर्स को कमांड्स की ज़रूरत होती है, हमें अपने फ़ैसले करने के लिए अपने मामलात के अंदर कोई ज़रूरत नहीं होती, किसी भी मशीन के ऊपर हम डिपेंड नहीं कर रहे होते। हम क्या करते हैं, डायरेक्टली फैसला करते हैं किसी भी चीज़ के बारे में और उसे कर गुजरते हैं। तो ये है ह्यूमन बींग्स। और अब बात करते हैं कंप्यूटर्स के बारे में। ओके, अब बात करते हैं कंप्यूटर स्पीशीज़ के बारे में। तो आपको पता होगा कि कंप्यूटर्स जो हैं वो इंसानों ने ही बनाए हैं, ह्यूमन बींग्स ने इन्वेंट किया है किसको, कंप्यूटर्स को, ठीक है। दे आर आल्सो कम्प्लेक्स बट दे आर आल्सो प्रीटी डम। देखिए ठीक है, इसमें कुछ पेचीदगियां हैं लेकिन ये गूंगे बहरे होते हैं, ठीक है। मतलब खुद से ये कोई चीज़ ऐसी कह नहीं सकते। अच्छा, ये सोच सकते हैं, क्या सोच सकते हैं, वही जिनके जो कुछ इनमें प्रोग्राम किया गया होता है सिर्फ उसी बारे में ये सोच सकते हैं, उसके अलावा ये सोच नहीं सकते। इन्हें इतनी सोचने की इजाज़त नहीं होती, डायरेक्ट ये जो है ये सोच नहीं सकते किसी भी चीज़ के बारे में। और फिर अच्छा, ये थकते भी नहीं है, ठीक है, ये थकते भी नहीं है और इमोशनलेस होते हैं, इनमें कोई फीलिंग नहीं होती, कोई डिज़ायर इनमें नहीं होती, ठीक है। और जो इन्हें कमांड्स मिलती हैं उन्हीं के तहत ये काम कर रहे होते हैं, कमांड से हटकर काम नहीं करते, इनसे मिस्टेक्स भी नहीं होती, ठीक है। मिस्टेक्स भी कंप्यूटर से नहीं होती, कंप्यूटर्स को जैसे प्रोग्राम किया जाता है वैसे ही आउटपुट ये हमें दे रहे होते हैं। मिस्टेक होती है तो ह्यूमंस की अंडरस्टैंडिंग में मिस्टेक हो रही होती है। जब कोई कंप्यूटर हमें कोई आउटपुट दे रहा होता है तो उसे अंडरस्टैंड करने में हमें प्रॉब्लम हो जाती है। जैसे कि वो फ्लाइट के जो पायलट थे उन्हें मिस्टेक हो गई थी और गलत नेविगेशन बटन प्रेस करने की वजह से बहुत सारी कीमती जानें ज़ाया हो गई थी। तो इस किस्म की मिस्टेक्स जो है वो ह्यूमन ही कर रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट सॉरी ये पैराग्राफ है, इसमें भी कुछ यही चीज़ें जो हैं उन्होंने बताई हैं। इसमें क्या होता है कि इससे पहले, इन कंप्यूटर से पहले डेली की जो लाइफ थी उसमें ह्यूमन बींग्स जो होते हैं वो परफॉर्म करते थे अपने कामों को बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, ठीक है। एक बिजनेस डोमेन में एक जो बंदा होता है वो क्या करता है, वो डील करता है, इंटरेक्ट करता है दूसरे लोगों के साथ। मिसाल के तौर पर एक स्टोर मैनेजर है, ठीक है। वो स्टोर मैनेजर क्या कर रहा होता है, वो डीलिंग करता है, किन के साथ वो डीलिंग कर रहा होता है, विद ऑल वर्कर परफॉर्मिंग द डिफरेंट ड्यूटीज इन द स्टोर। उस स्टोर में काम करने वाले जितने भी लोग होते हैं उन सब के साथ वो इंटरेक्ट कर रहा होता है, उनकी ड्यूटीज बता रहा होता है कि आपने ये करना है और आपने वो करना है, ठीक है। ये सब बातें वो बता रहा होता है। कौन बता रहा होता है, एक स्टोर मैनेजर। और फिर जो है अगर कोई बंदा, अब वहां पे और क्या हो रहा था, समवन वाज रजिस्टरिंग द न्यू अराइवल प्रोडक्ट। कोई नई चीज आती है तो कोई बंदा उसका हिसाब किताब कर रहा होता है, कोई बंदा जो है वो नंबरिंग कर रहा होता है प्रोडक्ट की,
ठीक है। इसी तरह से जो है ना काम बांटे हुए थे ह्यूमंस ने और वो सब काम कर रहे होते थे। ठीक है। जो स्टोर का मैनेजर था, ठीक है, वो इंटरेक्ट करता था विद ऑल दीज ह्यूमन बींग्स, जो और दूसरे ह्यूमन बींग्स होते थे उन सब के साथ वो इंटरेक्ट कर रहा होता था, मिल रहा होता था, बातचीत कर रहा होता था। ठीक है। इफ समवन वाज अ सेल पर्सन, अगर कोई सेल पर्सन मतलब वहां पे होता तो वो इंटरेक्ट करता था डिफरेंट किस्म के क्लाइंट के साथ और डील करता था उनसे अकॉर्डिंग टू देयर मूड्स, कि जैसा भी उनका मूड होता था उस मूड के मुताबिक वो उनसे, उनकी ख्वाहिशात के मुताबिक वो उनसे डील कर रहा होता था। ठीक है। वो जज कर सकता था उनके मूड को और उनकी ट्यून को, उनके बिहेव को, उनके एटीट्यूड को। ठीक है। और बिल्कुल और क्या कर सकता था, और उनकी बॉडी लैंग्वेज को। ठीक है। और इन्हीं चीजों को देखते हुए वो सेम वे में उनके साथ कम्युनिकेट कर रहा होता था, उनको उनकी बातों का जवाब दे रहा होता था। ठीक है। तो और उनके सवालों का जवाब वो उनको कर रहा होता था। तो नेक्स्ट पैरा की तरफ मूव करते हैं। जरा ये जो खचमच है इसको मैं खत्म कर दूं। ओके। लेकिन लेकिन अब जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्योंकि इतनी ज्यादा डेवलप हो चुकी है, अब जो है ह्यूमन की जगह जो है कंप्यूटर्स जो हैं वो इंटरेक्ट कर रहे होते हैं लोगों के साथ। तो अब जो लोगों की जॉब्स हैं वो भी कम हो गई हैं, और आपको जो है एक ही बंदा जो है वो एक किसी पीसी के ऊपर बैठा हुआ पूरे ही स्टोर की चीज़ों को मैनेज करता हुआ मिल रहा होगा। वो चीज़ों की काउंटिंग भी कर रहा होगा, वो चीज़ों को मैनेज भी कर रहा होगा। उसे ये भी मालूम होगा कि कौन सी चीज़ कहाँ पे पड़ी हुई है। फिर वो कस्टमर्स के साथ भी बातचीत कर रहा होगा। फिर उनसे मतलब उनके साथ जो हिसाब किताब होगा, ठीक है, जो पैसों का लेन देन होगा, वो सब कुछ वो कर रहा होगा विद अ सिंगल कंप्यूटर की हेल्प के साथ। ठीक है। तो इसके बाद मूव करते हैं नेक्स्ट। ओके। अब बात करते हैं सॉफ्टवेयर अपार्चर के बारे में। तो अपार्चर एक्चुअली होता क्या है? अपार्चर देखिए मतलब ये इम्तियाज को बोलते हैं, फर्क को बोलते हैं। ठीक है। मतलब ऐसे कह सकते हैं कि किसी चीज़ के अच्छे होने या किसी चीज़ के हाई लेवल या लो लेवल होने को जो है कि इम्तियाज को हम क्या कह रहे होते हैं, उसे हम बोलते हैं अपार्चर। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, सॉफ्टवेयर अपार्चर क्या होता है? एक्चुअली मैं आपको बताता हूँ। जो ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स होते हैं, ठीक है, जो कोडर्स होते हैं, ठीक है, जो सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हैं, एक्चुअली उनका जो इन्वायरमेंट होता है वो, उनका इन्वायरमेंट जो है वो बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल का होता है। हाई लेवल से मुराद के उनका जो इंटरेक्ट रहता है टेक्नोलॉजी के साथ वो बहुत ही ज़्यादा मतलब रहता है। तो फिर ऐसे में क्या होता है, जब एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर कोई भी सॉफ्टवेयर को डेवलप कर रहा होता है तो उस डेवलपमेंट में वो क्या करता है, कुछ कॉम्प्लेक्स किस्म की जो है चीज़ें जो आम लोगों के लिए कॉम्प्लेक्स होती हैं, एक्चुअली कोडर्स के लिए वो चीज़ें कॉम्प्लेक्स नहीं होती। इस किस्म के कमांड्स वो देखते हैं कि ये काम करने से इस तरह की सहूलत मिल रही है, तो वो अपने नज़रिए के मुताबिक, ठीक है, वो क्या करते हैं, वो किसी न किसी चीज़ को डेवलप कर देते हैं। वो सॉफ्टवेयर को डेवलप कर देते हैं। ठीक है। कोई मशीन बना देते हैं, लेकिन वो मशीन कुछ इंस्ट्रक्शंस के ऊपर चल रही होती है, कुछ हिदायत के ऊपर चल रही होती है, और उसे चलाने के लिए ना, जैसे कि एटीएम वाली मैंने अभी आपको एग्जांपल दी थी, उसमें क्या था, जब आपने वहां पे ड्रॉ करनी है कैश को तो आपको कुछ एक प्रोसेस से गुजरना है। ठीक है। एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर जिसने उस मशीन के सॉफ्टवेयर को डेवलप किया है, उसके लिए उस मशीन को यूज करना बहुत ज्यादा इजी होगा उस बंदे की निस्बत जो बंदा तालीम याफ्ता नहीं है, जिस बंदे को टेक्नोलॉजी के यूज के बारे में ज्यादा नहीं पता, उसके लिए कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा हो जाती है बनिस्बत एक पढ़े लिखे या एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर या फिर एक हाई लेवल टाइप बंदे की निस्बत से। ठीक है। ओके। अब बात करते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एंड एचसीआई की। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और एचसीआई में क्या डिफरेंस है? सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एक ऐसी फील्ड है जिसमें कोड्स किए जाते हैं, सॉफ्टवेयर्स, ठीक है, सॉफ्टवेयर्स डेवलप किए जाते हैं, बनाए जाते हैं। तो जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स होते हैं वो क्या करते हैं,
वो क्योंकि डिफरेंट किस्म के कोडिंग कंसेप्ट्स को जानते होते हैं, वो एल्गोरिथम्स ऐसे जानते होते हैं जिनसे डिफरेंट किस्म के टास्क्स जो हैं वो परफॉर्म किए जा सकते हैं। तो वो डेवलप करते हैं ऐसे ऐसे सॉफ्टवेयर्स जिनके बिहाफ पर जो है किसी भी मशीन को या कोई भी जो मशीन होती है, कोई कंप्यूटर होता है, उनको उन पर एप्लीकेशंस को रन किया जा सकता है, ठीक है, उनके ऊपर प्रोग्राम्स जो है वो रन किए जा सकते हैं। जबकि दूसरी तरफ जो HCI है, ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन है, उसका काम क्या होता है? उसका काम ये होता है कि उनकी जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है यूज़र के लिए, ठीक है, उस कॉम्प्लेक्सिटी को कम किया जा सके किसी न किसी तरह से यूजर्स और जो सामने वाली मशीन है उनके बिटवीन जो इंटरेक्शन है उससे ज़्यादा इजी किया जा सके, उससे ज़्यादा उसके इंटरफेस को, यूज़र इंटरफेस को इतना ज़्यादा इजी किया जा सके कि उसे कोई भी आसानी से इस्तेमाल कर सके। तो ये डिफरेंस है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर और HCI के अंदर। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की जो फील्ड है उसमें क्या होता है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स जो है सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हैं, जबकि HCI की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उस फील्ड के लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि वो उसके यूज़र इंटरफेस को ज़्यादा से ज़्यादा इजी कर सकें और उनका जो यूज़र एक्सपीरियंस होगा तो वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है बेहतर बनाया जा सके। तो यहाँ पर ख़त्म होता है आज का लेक्चर नंबर 2 CS408 का। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए इस वीडियो को और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। सब्सक्रिप्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू, टाटा, बाय बाय। गाइस इसी के साथ एंड करते हैं अपने आज के लेक्चर को और आप एक्सेस कर सकते हैं CS101 और C++ की प्लेलिस्ट को यहाँ पर। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब माय यूनिक। सो आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।